नमस्कार, मैं हूं पंडित अरविंद गौर। स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पर। आज की चर्चा थोड़ी भारी है। जिन्हें बिल्कुल ज्योतिष नहीं आती उनकी समझ में नहीं आएगी, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि जितना आसानी से बताएं। एक प्रश्न पूछा गया, एक समस्या आई कि बच्चे को कुछ समस्याएं आई हैं और वो क्यों आई। सवाल सीधा सा कि क्यों नहीं आई। तो उनको तो मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा ही, ये मेरा काम है। पर आप सबकी ज्ञान की वृद्धि के लिए मैंने इस पर वीडियो बनाना उचित समझा। थोड़ा सा भारी है, काफी सारे क्लॉज एक साथ लगाने पड़े हैं, क्योंकि जब आप कोई रिजल्ट बताते हैं तो बहुत सारी चीज एक साथ देखनी पड़ती है। और आमतौर पर हम वीडियो बनाते हैं तो छोटे छोटे पॉइंट्स पर बनाते हैं। तो मुद्दा ये था कि जो ये पुरुष हैं जिनकी कुंडली अभी मैं एग्जाम्पल में आपको दिखाऊंगा, इनको अभी 12 मई जो गई है, इनकी पत्नी को गर्भपात हुआ है 5.5 महीने का। तो उन्हें ये कष्ट क्यों प्राप्त हुआ, पहला सवाल। और दूसरा सवाल ये कि भविष्य में ऐसा ना हो उसके लिए क्या उपाय किया जा सकता है। बिल्कुल सिंपल सी एक समस्या थी। समस्या ये थी कि बच्चे को ये कष्ट प्राप्त हुआ कि वो पिता बनने वाले थे पर बनते बनते रह गए। तो क्या कारण रहा होगा, संतान के सुखों में कमी क्यों आई, और भविष्य में कमी ना आए तो उसके लिए क्या किया जा सकता है। तो इसे देखने का अप्रोच क्या होता है, हम लोग देखते कैसे हैं, या भविष्य में अगर आप सीखेंगे तो इसको किस तरह अप्रोच करेंगे, ये है विषय समझने का। तो सबसे पहले जन्म कुंडली D1 उसको देखना है कि उसकी स्थिति कैसी है, वहां क्या स्थिति है, और खास तौर पर लग्न और 5वें भाव पे ध्यान देना है। 5वें से 5वें पर भी थोड़ा बहुत ध्यान दिया जा सकता है, 9वें भाव पर, लेकिन मुख्य रूप से 5वें से। तो पहला भाव देखना है, भाव पर फिर दृष्टियां किसकी हैं, फिर भावेश कहाँ है और भावेश पर किसकी दृष्टि है। 4 टॉपिक हो गए। यानी हमने घर देखना है, घर पर कौन कौन रह रहा है उसको देखना है, घर का मालिक कहाँ बैठा है, तीसरा मुद्दा, और जहां बैठा है वहां कौन कौन उसे देख रहा है। इन 4 बिंदुओं का आंकलन हमने करना होता है। कुंडली में 3 घर ऐसे होते हैं जो बड़ी खराब स्थिति समझे जाते हैं, जिन्हें कहते हैं त्रिक भाव। कुंडली का 6वां भाव, 8वां भाव, 12वां भाव। इसमें 8वां सबसे ज्यादा कठोर, 6ठा थोड़ा सा हल्का, 12वां और हल्का होता है। तो 8वां सबसे कठोर समझा जाता है। फिर 2 भाव होते हैं, मारक भाव, कुंडली का दूसरा भाव, और 7वां। मारक भाव मृत्यु के हालात, मृत्यु का कष्ट, मृत्यु जैसा कष्ट, मृत्यु समान कष्ट देने की बात करते हैं। और 8वां भाव मृत्यु देता है, तो बहुत कठोर हुआ। तो 8वां भाव की स्थिति बहुत कठोर हो गई। फिर हमने देखना है नवांश कुंडली की स्थिति क्या है। उसके देखने के बहुत सारे नियम हैं, सारे इस वीडियो में बताए नहीं जा सकते, पर इस वीडियो से संबंधित एक टॉपिक मैंने यहां क्लियर करा है। इसके बाद बात आती है, हमें सप्तमांश कुंडली को देखना है कि उसकी स्थिति क्या है। सप्तमांश लग्न का स्वामी कहाँ है, सप्तमांश में 5वें भाव का स्वामी कहाँ है और उनकी स्थिति क्या है। फिर एक देखना होता है बीज स्पष्ट। बीज स्पष्ट कैसे बनाते हैं कि कुंडली में जब हम ग्रह स्पष्ट करते हैं तो उसके 3 ग्रह सूर्य, गुरु और शुक्र का टोटल करते हैं और उससे जो राशि बनती है, सब डिटेल में भी मैंने कोशिश की है समझाने की, अभी आप वीडियो में आगे देखें। तो उसको लेते हैं, उसका टोटल करते हैं, फिर नवांश कुंडली में स्थिति को देखते हैं, तो वो खराब नहीं होना चाहिए। तो अपने कितने सारे मुद्दे देखने होते हैं, जन्म कुंडली को देखना है, उसके 4 पॉइंट्स, नवांश को देखना है, उसके कम से कम 2 पॉइंट्स, सप्तमांश को देखना है, उसके 2 पॉइंट्स, बीज स्पष्ट को देखना है, उसके 2 पॉइंट्स। यानी लगभग 10 बिंदुओं पर विचार करके ये आकलन करने का प्रयास किया जाता है कि संतान के सुख कैसे हैं और कैसे नहीं। फिर इसी में एक पोर्शन दिया है दशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर का महत्व, या दशाओं का प्रभाव कैसे पढ़ा जाए। तो कुंडली में इन सभी विषयों को मैंने प्रयास किया समझाने का। देखिए और अपना ज्ञानवर्धन कीजिए। ये कुंडली है पुरुष की, 16 सितंबर 1996 शाम को 6:17 हिसार हरियाणा का इनका जन्म है। तो इनकी कुंडली में संतान के सुख की स्थिति पर विचार करना है। तो इसके लिए किस तरह से अप्रोच करते हैं, ये क्या तरीका होता है। तो सबसे पहला तरीका है, हम D1 यानी ये वाली कुंडली, जन्म कुंडली पर ध्यान देते हैं कि इसकी क्या स्थिति है।
जैसा कि आप जानते हैं त्रिक भाव होते हैं कुंडली का 6वां, 8वां और 12वां। मारक भाव होते हैं 2 और 7वां। ये मारक हैं और ये हैं त्रिक। ये दोनों ही खराब स्थितियां मेंटेन करते हैं। अगर हमें संतान भाव पे विचार करना है तो हमें क्या देखना है? 5वां भाव। 5वें भाव का यहाँ मिथुन राशि है जिसके स्वामी होते हैं बुध, और बुध कुंडली के इस घर में बैठे हैं जो कुंडली का 8वां भाव है। तो कहीं ना कहीं पहली निगाह पे देखने पे संतान की कुछ कमी का योग दिखता है 8वें घर में। यहाँ स्वग्रह ही है, अच्छी बात है, इसको भी चर्चा में लेंगे। फिर बात करते हैं सबसे पहले भाव पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है जो अतीव शुभ है और किसी ग्रह की नहीं। पर चलित कुंडली में बृहस्पति संधि में है 8वें और 9वें भाव के बीच में, इसलिए इसकी दृष्टि का विशेष लाभ होता हुआ दिखाई नहीं देगा। तो पहला तो ये हो गया कि भाव पर किसी ग्रह की दृष्टि नहीं, बृहस्पति की दृष्टि थोड़ी कमजोर पड़ रही है, लाभ उतना नहीं है जितना होना चाहिए। फिर तरीका है भाव के स्वामी भावेश यानी बुध 8वें घर में है जो त्रिक भाव में माना जाता है। ये एक खराब स्थिति हो गई। अच्छा, फिर आती युति। यहाँ सूर्य बैठे हैं जो मारक भाव के स्वामी है, राहु बैठे हैं जो खराब घर है, और शनि जो 12वें और लगन दोनों का स्वामी होके मारक भाव में बैठ के देख रहा है। तो बुध पर सूर्य का, राहु का और शनि का कुप्रभाव भी है। मोटा मोटा जन्म कुंडली से इतना पता चल गया कि पंचम भाव थोड़ा सा कमजोर दिखता है, थोड़ा, और पंचमेश की स्थिति भी थोड़ी कमजोर तो है। ठीक है, अब इसी को नवांश कुंडली के दृष्टिकोण से देखते हैं। यह है नवांश। क्या तरीका होता है कि जो पंचम भाव का स्वामी है बुध, वो नवांश में कहाँ है? ये रहा। बुध यहाँ जिस राशि में बैठा है वो राशि का स्वामी 10 नंबर मकर राशि का स्वामी शनि जन्म कुंडली में मारक भाव में बैठा है। फिर समझिए, अच्छा सामर्थ्य कैसे देखें, जरा इस एग्जाम्पल को सुनेंगे समझ आएगा। सामर्थ्य देखी जाती है कि मान लीजिए मैं आपके घर गया और आप ही अत्यधिक कमजोर स्थिति में हैं, जेल में हैं, हॉस्पिटल में हैं, तो मेरा क्या भला हुआ? मेरा तो उल्टा नुकसान हो गया कि मैंने अपना समय, किराया दोनों बर्बाद करे। ये सिर्फ समझने का एक तरीका है। हमने फिर से देखते हैं कि जो पंचम भाव का स्वामी है बुध नवांश में किस राशि में है, उस राशि का स्वामी जन्म कुंडली में मारक भाव में है। अर्थ ये हुआ कि नवांश कुंडली से भी बहुत अच्छी सपोर्ट नहीं है। एक और तरीका, नवांश में पंचम भाव पर राहु की पूरी दृष्टि और पंचमेश बुध पर भी पूरी दृष्टि पड़ रही है। ये भी एक तरीका हो सकता है। यहां भी थोड़ी सी कमी हो गई। अब हम सप्तमांश कुंडली की बात करते हैं। D7 हीरा सप्तमांशेश, जो सप्तम भाव सप्तमांश कुंडली का स्वामी हुआ वो है 5 नंबर यानी सिंह, और ये रहा 8वें घर में। आप देख पा रहे हैं सूर्य 8वें घर में। चलिए सप्तमांश में पंचम भाव का स्वामी देखें जो संतान के सुखों का पंचमेश, धनु से बृहस्पति गुरु, वो भी यहां पर आ गया। तो सप्तमांश कुंडली में भी सप्तमांशेश जो सप्तम भाव का स्वामी है 8वें भाव में है, और पंचमेश भी 8वें भाव में, यानी यहां भी कुछ स्थिति कमजोर मालूम देती है। एक और तरीका है जिसे हम कहते हैं बीज निकालना। कुंडली में पिता होने के सुखों की स्थिति समझिए, पिता बनने के सामर्थ्य की स्थिति समझिए। इसका कैलकुलेशन कैसे होता है? कैलकुलेशन होता है जब हम ग्रह स्पष्ट निकालते हैं उसमें सूर्य और गुरु और शुक्र के ग्रह स्पष्ट को देखते हैं कि कितनी डिग्रीज हैं। उन तीनों का टोटल कर लेते हैं। उन तीनों का टोटल जो भी राशि बनती है वो किस तरह देखते हैं आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। मैंने तीनों ग्रहों को एक बॉक्स में कवर करा है ब्लू रंग से जिससे आप देख पाए, उनका टोटल करके दिखाया है और वो बनी कन्या राशि। अब इस बीज स्पष्ट को पापी ग्रह राहु केतु शनि सूर्य के साथ नहीं होना चाहिए, विशेष रूप से राहु के साथ नहीं होना चाहिए। अगर आप ध्यान देंगे तो बीज की जो स्थिति है कन्या,
कन्या राशि ये रही और ये रहे राहु। तो बीज कहां पर है, मैं लाल रंग से यहां लिख देता हूं। अब इसी को नवांश टेबल में जब देखते हैं तो बीज की स्थिति आती है मकर राशि में, यहां पर आएगा। अब बीज यहां सूर्य से प्रभावित है जिस पर राहु की दृष्टि है, यहां पर बीज खुद राहु के साथ बैठा है जिस पर शनि की दृष्टि है। तो बीज स्पष्ट भी ये संभावना देता है कि संतान की प्राप्ति को लेकर कष्ट संभव हैं। तो अभी तक जो समझ पाए वो क्या था, जन्म कुंडली से भी स्थितियां बहुत फेवरेबल नहीं आई, नवांश में भी कुछ कमजोरी दिखती है, सप्तमांश में भी दिखती है और बीज में भी। अगर हर तरीके से कोई कमी दिखे तो ये संभव नहीं है कि इस तरह का कष्ट प्राप्त ना हो। कहीं ना कहीं सभी जगह बृहस्पति, जैसे यहां बृहस्पति कॉमन हो गए हैं, यहां बृहस्पति की दृष्टि है, तो इसका अर्थ है कि अगर समय ठीक होगा, परिस्थितियां ठीक होंगी तो रिजल्ट आ भी सकते हैं, लेकिन खराब रिजल्ट भी आ सकते हैं। ये तो हो गई एक स्थिति जब हमने जन्म कुंडली पूरी देखी। इस वक्त क्या दशा चल रही है, शनि की महादशा ये रहा, जो मारक भाव में, ध्यान से देखिए, दूसरा और 7वां मारक होते हैं। तो शनि मारक भाव में, शनि की महादशा में शनि की अंतरदशा फिर मारक भाव में, बुध की प्रत्यंतर दशा ये रहा। अब ये 8वें भाव के अंदर गुरु की अभ्यंतर दशा चल रही है, जो 7 जनवरी 25 से, यानी शनि में बुध 7 जनवरी 25 से 12 जून 25 तक है। इस समय अंतराल में इनकी पत्नी को 5.5 महीने का एबॉर्शन हुआ है, गर्भपात हुआ है। तो ये कष्ट इन्हें क्यों प्राप्त हुआ, क्योंकि जो शनि है वो इस भाव का स्वामी भी और इस भाव का स्वामी भी मारक घर में बैठा है। एक उसकी पूरी दृष्टि पंचम भाव पर, और पंचम भाव का स्वामी बुध खुद 8वें घर में, यानी मारक और त्रिक भाव दोनों जुड़े। इस कारण ये घोर परिस्थितियां इन्हें प्राप्त हुई कि इन्हें संतान का कष्ट इस समय में देखना पड़ा। हमने समझा दशा का महत्व, दशा खराब हो तो क्या परिणाम और कैसे आते हैं। बीज की स्थितियों पे ध्यान देना हमने सीखा कि अगर वो खराब हो तो कैसे परिणाम होते हैं। किसी भी कुंडली को जो जन्म कुंडली में देखे उसे डबल श्योर कर लेना चाहिए, जैसे सप्तमांश में भी हमने देख लिया। तो इतने विषय थोड़े थोड़े समझें। क्या करना चाहिए, जो हो गया वो तो ईश्वर की कृपा से जैसा हुआ आपके सामने, और कोई चारा उसमें होता नहीं। भविष्य के लिए बृहस्पति की सामर्थ्य बढ़ाएं या बुध की सामर्थ्य, तो बुध की सामर्थ्य बढ़ाने के लिए बुध से संबंधित दान, पूजा और रत्न धारण किए जा सकते हैं, जैसे पन्ना। बृहस्पति की सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए भी रत्न धारण किए जा सकते हैं, जैसे पुखराज। इन सब चीजों का लाभ भविष्य में देखने को मिलेगा। शनि क्योंकि बहुत लंबे समय तक चलने वाला है, अभी तो शुरू हुआ है, तो शनि के लिए हमें दान पे ध्यान देना है। दान, जो भी शनि के दान, जैसे छाया दान, जो सरसों के तेल को दान देने वाला सिस्टम है। स्क्रीन पर मैंने लिख दिया है कि छाया दान का क्या तरीका है और कैसे देखें। तो उम्मीद है भविष्य में इस तरह की परिस्थितियां बार बार नहीं होंगी। तो उपाय बड़ा अपेक्षित है, क्योंकि कुंडली में स्थितियां कमजोर हैं। अगर आपने पूरा वीडियो देखा है और उसको कुछ भी समझने का प्रयास किया है, तो मुझे उम्मीद है कुछ न कुछ ज्ञानवर्धन आपका हुआ होगा। हो सकता है आप पूरा वीडियो देखकर ये लगे कि इतना टफ या इतना मुश्किल या इतनी क्लॉज या इतना सिरदर्द वाला काम, तो फिर समझना है कि ज्योतिष इतना आसान भी नहीं होता। जितना प्रैक्टिस करके जब हम लोग बता देते हैं तो दिखाई देता है। हर चीज अपने आप में थोड़ी मुश्किल है। यहाँ मेरा भाव ज्योतिष के प्रति भय पैदा करना या डराना नहीं है। मेरा भाव ये था कि हर चीज के पीछे कितने कितने बिंदुओं की चर्चा करके किसी निष्कर्ष तक पहुंचने का प्रयास किया जाता है। तो थोड़ा सा भी अगर आपका ज्ञानवर्धन हुआ है तो मुझे प्रसन्नता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।